आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों में होने वाला संतान नर है या मादा है, इसका निर्धारण किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। और यह लिंग निर्धारण जो है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है कि कुछ जंतुओं में जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक के द्वारा जो है लिंग का निर्धारण होता है, जबकि कुछ जंतुओं में जो है लिंग का निर्धारण उनके आनुवांशिकता में प्राप्त हुए जीन या क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो इस आधार पर ये दो प्रकार का हो गया। एक होता पहला इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण अर्थात इसके जो कारक होते हैं वो पर्यावरणीय कारक होते हैं। पर्यावरणीय कारक जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, विंड वायु है, जल है, यदि इनके कारण जो है लिंग का निर्धारण होता है तो इसे हम पर्यावरणीय कारक कहते हैं। जैसे कुछ जो है छिपकलियां हैं और उन छिपकलियों में यदि जब निषेचित अंड जो हैं, फर्टिलाइज जो एग हैं, यदि टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उन छिपकलियों में जो है वो नर होगा। उस अंडे से जो छिपकली बनेगी वो नर होगी। और यदि टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उससे जो छिपकली बनती है वो मादा होगी। तो यहाँ टेम्परेचर निर्धारण कर रहा है कि होने वाला संतति अर्थात संतान नर है या मादा है। तो यहाँ यह संकेत देता है कि यहाँ लिंग का निर्धारण क्या है, आनुवांशिक नहीं है, बल्कि क्या है, इन्वायरमेंटल है, पर्यावरणीय कारक के कारण जो है लिंग का निर्धारण हो रहा है। ऐसे ही कुछ घोघे में, घोघा अर्थात पायला, इनमें जो है टेम्परेचर के अनुसार, तापमान के अनुसार जो है ये अपने लिंग का परिवर्तन स्वयं कर लेते हैं। नर से मादा और मादा से नर टेम्परेचर के आधार पर ही ये बदल जाते हैं। तो यहाँ भी यह इंगित कर रहा है कि लिंग का निर्धारण जो है आनुवांशिक नहीं है बल्कि पर्यावरणीय है। और दूसरा होता है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन आनुवांशिक लिंग निर्धारण। दूसरा है आनुवांशिक लिंग निर्धारण अर्थात लिंग का निर्धारण जो है आनुवांशिकता में प्राप्त जनक से जो क्रोमोसोम्स प्राप्त हुए हैं, जो जीन प्राप्त हुए हैं, वो जनक के क्रोमोसोम्स ही ये निर्धारण करते हैं
कि होने वाला संतति संतान नर है या मादा है, तो इस प्रकार के निर्धारण को हम जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन आनुवांशिक लिंग निर्धारण कहते हैं। अब जो है देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन अर्थात मानव में जो है लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन मानव में लिंग का निर्धारण अर्थात मनुष्य में लिंग का निर्धारण, तो मनुष्य में जो है मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तेईस जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं अर्थात हम इसी को कहते हैं क्या, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नर में मनुष्य में जो जनन क्रिया फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और मानव के सभी दैहिक कोशिकाओं में केवल समसूत्री विभाजन होता है, दैहिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है और इस विभाजन से जो है जीव शरीर का विकास होता है। लेकिन मानव शरीर में जो जनन कोशिकाएं हैं, और ये जनन कोशिका कहाँ, जनन अंगों में, जैसे मेल में जो पुरुष में मुख्य जनन अंग है वह है टेस्टिज वृषण, और स्त्री में ओमेन में जो मुख्य जनन अंग है वह है ओवरी अंडाशय। तो अंडाशय के जनन कोशिका में भी और वृषण के जनन कोशिका में भी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनता है। वृषण कोशिका के वृषण में जनन कोशिका से जो युग्मक बनता है उसे हम स्पर्म शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। अंडाशय के जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक फीमेल गैमेट बनता है और उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात उसमें भी 23 हो जाता है। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जैसे ये नर युग्मक स्पर्म है और मादा युग्मक ओवम अंडाणु है, ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 23, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 23, तो जाइगोट में 23 + 23 = 46, या इस 23 को हम n मान लेते हैं, इसे भी n मान लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ n + n = 2n द्विगुणित संख्या हो जाती है। और फिर से जो है इनमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। समान कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और जब कई अंग तंत्र बनते हैं तो जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कैसे मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग का निर्धारण होता है कि मनुष्य में होने वाला संतान पुत्र होगा या पुत्री। तो ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इनमें से जो है 22 गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में जो है समान होता है,
22 गुणसूत्र जो है मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। जैसे मेल है तो पहला जोड़ी का गुणसूत्र XX, XX दूसरा जोड़ी, XX तीसरा जोड़ी, ऐसे XX 22वां जोड़ी और 23वां जोड़ी एक समान नहीं होता है, भिन्न होता है, तो उसे XY लिख दिया। नहीं तो ये पहला जोड़ी है, दूसरा जोड़ी है, तीसरा जोड़ी, चौथा जोड़ी, पांचवा जोड़ी, ऐसे 22वां जोड़ी तक जो है समान होते हैं, XX होते हैं। 23वां जोड़ी XY होता है मेल में। जबकि फीमेल में जो है, फीमेल में भी पहला जोड़ी XX, दूसरा XX, तीसरा XX, ऐसे चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ऐसे 22वां तक XX होता है। लेकिन इसका 23वां जोड़ी भी XX ही होता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो मेल और फीमेल में ये जो 22 जोड़ी है, ये 22 जोड़ी एक समान है। मेल और फीमेल में ये 22 जोड़ी एक समान है। तो ये क्या है, ये जो है ये जो है दैहिक गुणसूत्र हैं और एक समान है, इसलिए इसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ी का गुणसूत्र जो मेल में है वह XY है, फीमेल में जो है XX है। ये दोनों जो है एक दूसरे के समान नहीं है, तो इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, या इसे ही एलोसोम्स भी कहते हैं। और यही 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि होने वाला संतान पुत्र है अथवा पुत्री है। कैसे करता है इसको देखते हैं। कि यदि ये मेल अर्थात मैन पुरुष और ये फीमेल अर्थात वुमेन स्त्री, तो मेल में जो 23वें जोड़ी का गुणसूत्र है XY है और फीमेल में 23वें जोड़ी का गुणसूत्र जो है XX है। इनमें जो है युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके जनन कोशिका में, वृषण के अंदर। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और युग्मक का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ X और Y ये क्या, ये गैमिट बने, मेल गैमिट। और यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो X ये फीमेल गैमिट। और जब इनमें कॉपुलेशन की क्रिया होगी और उस कॉपुलेशन क्रिया के पश्चात जब ये बनेगा, यदि नर युग्मक और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका में मिलते हैं तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक मादा शरीर से बाहर मिलता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब ये आपस में मिलते हैं, सिनगैमी की क्रिया, फ्यूजन की क्रिया होती है, तो यदि मेल का यह युग्मक जिसमें X क्रोमोसोम्स है, यदि फीमेल के इस युग्मक से X क्रोमोसोम्स युग्मक से क्रिया किया तो बनता है XX। यदि ये मेल का X क्रोमोसोम्स फीमेल के दूसरे युग्मक से क्रिया किया तो भी बना XX। यदि मेल का ये Y क्रोमोसोम्स युक्त युग्मक यदि फीमेल के किसी भी युग्मक से क्रिया किया तो बना XY। और यदि ये Y क्रोमोसोम्स फीमेल के दूसरे युग्मक से क्रिया कर लिया तब भी बन गया XY। तो ये युग्मनज बना। इनमें बार बार अब समसूत्री विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, भ्रूण बनेगा, शिशु का निर्माण होगा। तो वह शिशु जिसमें क्रोमोसोम्स क्या XX है, तो XX फीमेल में होता है तो पुत्री होगी, जन्म लेने वाला संतान जो है डॉटर पुत्री होगी।
और जिसमें XY क्रोमोसोम्स है, वो जन्म लेने वाला संतान जो है वो सन पुत्र होगा, वो सन पुत्र होगा। इस प्रकार से जो है मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अब मेंडल ने भाई प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। तो मानव आनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए जो है किसी भी कुटुंब अर्थात परिवार के 5-6 पीढ़ियों के सदस्यों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि गायक वंश के जो है 5-6 पीढ़ियों का अध्ययन किया जाए कि एक कोई गायक है, उसके 2 संतान हैं, तो 3 संतान हो गए 2 ही पीढ़ी में। उन दोनों के 4-4 संतान हैं, उन चारों के 3-3 संतान हैं। ऐसे 5-6 पीढ़ियों में यदि उनकी संख्या जो है 100 तक पहुंच जाती है उस गायक वंश की, और तब उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 2-4 ऐसे होते हैं सदस्य जो अल्प आयु में ही मर जाते हैं, 2-4 ऐसे होते हैं सदस्य जो किसी घातक बीमारी से मर जाते हैं, 2-4 ऐसे होते हैं सदस्य जो चोर उचक्के बदमाश भी निकल जाते हैं। लेकिन उसमें से जो अधिकांश, उस 100 यदि सदस्य है तो उसमें से 50 से 60 सदस्य ऐसे निकलते हैं जो गायक ही होते हैं, अर्थात गायकी का गुण जो है क्या हो रहा है, आनुवांशिक हो रहा है। ऐसे कई कुटुंब जो है उदाहरण में मिलते हैं। किताबों में तो यह उदाहरण नहीं है, एक हम आपको नया उदाहरण आपके समसामयिक उदाहरण दे रहे हैं कि सोनू निगम गायक है और उसका लड़का जो है, एक पिक्चर आया है हिंदी पिक्चर मासूम, जिसमें एक उसका लड़का गाना गया है कि छोटा बच्चा जान के हमें आँख न दिखाना रे। वो सोनू निगम का छोटा सा लड़का भी पिक्चर में गाना गाया, अर्थात गायकी का गुण जो है क्या हो रहा है, आनुवांशिकी हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। तो मानव आनुवांशिकी का अध्ययन जो है किसी भी कुटुंब के परिवार के सदस्यों का आंकड़ा लेकर ही मानव आनुवांशिकी का ज्ञान किया जा सकता है, न कि प्रयोगात्मक रूप से किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इवोल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे।